तो हम पिछले पीरियड में देख रहे थे उत्तल दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध स्थापित कर रहे थे। उसी के आगे उसके चलते हैं। तो चित्र बनाया गया था। तो ये है उत्तल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बन रही है। और इसमें हम सूत्र निकालने के लिए जो समीकरण हमारे पास आया था, बी सी बटे बी डैश सी बराबर ये था पी एफ बटे पी बी डैश एफ, ये निकला हुआ था। ठीक है। तो इसमें बी सी क्या चीज है, बी डैश सी, पी एफ और बी डैश एफ चिन्ह प्रपाटी का उपयोग करते हुए इसमें हम लिखेंगे, चित्र में देखेंगे कि बी सी ये जो दूरी यहां पे दिख रही है, इन दोनों के योग के बराबर है। अर्थात बी सी के बराबर हम लिख सकते हैं बी पी बटे बी पी प्लस पी सी। और बी डैश सी का मतलब ये है यहां से यहां तक। तो यदि हम ध्रुव से देखेंगे तो ये हो जाएगी पी सी माइनस पी बी डैश बराबर ये हो जाएगा पी एफ बटे बी डैश एफ। बी डैश एफ तो यहां से लेंगे इसको पी एफ माइनस पी बी डैश। चिन्ह प्रपाटी का उपयोग करेंगे। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार बीपी ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस यू प्लस पी सी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी आर बटे पी सी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी। इधर लिखेंगे पी एफ ध्रुव से फोकस की दूरी एफ बटे पी एफ, यहां पर भी आ जाएगी एफ माइनस ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v। इसको हम लिख सकते हैं r माइनस यू बटे r प्लस v बराबर f बटे f माइनस v। एक मिनट यहां पे देखेंगे, P
PC प्लस लिया गया है और PB डैश ये होगी प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगी। R माइनस यू R माइनस V इक्वल टू F अपान F माइनस V। तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना करने पर R का F माइनस V से गुना करेंगे, फिर माइनस U का F माइनस V से गुना करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं R F माइनस R V माइनस U F माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी U V इक्वल टू F से यहाँ पे गुना करिए R F माइनस F V। यहाँ पे देखते हैं कुछ भाग कैंसिल हो सकती है। R एक धनात्मक है, यहाँ पर भी R एक धनात्मक है, इन दोनों को हटा दीजिए तो इसको लिखेंगे माइनस RV माइनस UF और ये हो जाएगा प्लस UV और यहाँ हो जाएगी माइनस इक्वल टू माइनस FV। इसको इधर पक्षांतर करके ले आइए, माइनस RV माइनस UF और ये हो जाएगा प्लस UV और इसको लिखेंगे पक्षांतर करने के बाद में प्लस FV। पुनः हम इसको लिख सकते हैं या UV इक्वल टू, UV को एक तरफ लेकर के बाकी को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो ये धनात्मक हो जाएगी। RV यहाँ पर ये भी धनात्मक हो जाएगा, UF और ये भी धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी माइनस FV। UV इक्वल टू RV, चूंकि हम जानते हैं F इक्वल टू R बाई 2 होती है, 2F इक्वल टू R, तो यहाँ पर R की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2F रख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2F इंटू V प्लस UF माइनस FV। यहाँ देखिए F2FV है, यहाँ पर FV है और ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को घटा देते हैं तो ये समीकरण हो जाएगा UV इक्वल टू FV प्लस UF। दोनों पक्षों में UV F से भाग देने पर ये हो जाएगा UV बटे UVF इक्वल टू FV बटे UVF इक्वल टू UF बटे UVF। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल होती है, UV कैंसिल हो गया, F V से V और यहाँ देख लीजिए U से U F से F, ये प्लस है, यहाँ बचा 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान V प्लस 1 अपान U। तो ये जो समीकरण निकला, यही समीकरण क्या बताती है कि UVF में संबंध स्थापित करती है उत्तल दर्पण के लिए। तो इस तरीके से यदि हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, चाहे उत्तल दर्पण की हो या अवतल दर्पण की हो, तो ये जो सूत्र निकला हुआ है 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान V प्लस 1 अपान U, इस सूत्र की सहायता से उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है। इसमें यदि हमको F निकालना है तो इसको हम और आगे लिख सकते हैं
F इक्वल टू, इसको सरल करने के बाद ये हो जाएगा UV U प्लस V। इस तरीके से इस सूत्र को दूसरे रूप में ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था उत्तल दर्पण के लिए UV F में संबंध। इसके आगे चलते हैं। रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यदि हम दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के सम्मुख जब वस्तु रखी जाती है, वस्तु की स्थिति में यदि हम परिवर्तन करें, मान लीजिए हमारे पास ये एक दर्पण है, इसके सम्मुख कोई भी एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, यदि इसके स्थिति में हम परिवर्तन करें, इसके स्थिति में परिवर्तन करें मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब हो सकता है यहाँ पर प्राप्त हो। यदि इस वस्तु की स्थिति में मान लीजिए हम आगे पीछे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर दिया, तो ये जो प्रतिबिंब जो बन रही है उस प्रतिबिंब का आकार ये भी बदल जाएगा और इसकी स्थिति भी बदल जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसी को हम एक्सप्लेन यहाँ पे बता सकते हैं कि जब दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी जाती है और यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो उससे प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब उसकी भी आकार और स्थिति बदल जाती है। यदि वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों को मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाए, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत मापी जाए, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के जो अनुपात होती है उस अनुपात को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। अर्थात रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। चूंकि आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं इसलिए इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू प्रतिबिंब के लिए हो जाएगी I और वस्तु की लंबाई के लिए हो जाएगा O। तो m बराबर I बटे O। यदि हम यहाँ पर उचित चिन्ह का उपयोग करें तो इस सूत्र को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं m इक्वल टू I बटे O या m इक्वल टू माइनस V बटे O। तो ये सूत्र निकला। इस सूत्र की सहायता से हम आवर्धन निकाल सकते हैं और इस आवर्धन को कहेंगे रेखीय आवर्धन। आगे हम देखेंगे लंबन। यहाँ पे एक और सुधार कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर v लिया गया तो इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस v अपान u भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं लंबन। लंबन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं कि जब दर्पण संबंधी प्रायोगिक कार्य करते हैं, है ना, दर्पण के माध्यम से जब उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात किया जाएगा या उसकी वक्रता केंद्र की स्थिति ज्ञात करेंगे, तो इस कंडीशन पे देखा जाता है कि वस्तु और उससे बनने वाले प्रतिबिंब यदि एक ही स्थान पर ना हो तो नेत्र को यदि हम दाएं या बाएं विस्थापित करते हैं
तो नेत्र के साथ साथ वस्तु और प्रतिबिंब ये भी क्या होगी, विस्थापित होगी। तो इस घटना को हम कहते हैं लंबन। दूसरी स्थिति में यदि हम कह सकते हैं जब दो वस्तु और उसका प्रतिबिंब जिसमें लंबन नहीं होती है, अर्थात दोनों प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक सीध पर रहती है, तो यदि हम आंख को दायां या बाएं की स्थिति में विस्थापित करते हैं तो वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन दोनों एक ही स्थिति में क्या होगी, विस्थापित होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लंबन नहीं है। चित्र में उसको समझा सकते हैं। ये एक दर्पण है, इसके सम्मुख एक वस्तु यहाँ पर रखी गई है, इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यदि इस कंडीशन में मान लीजिए हमारे पास ये एक आँख है, यहाँ से इसको हम देखते हैं, तो यदि हम आँख को दाएं की तरफ ले जाएं या बाएं की तरफ ले जाएं तो यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों अलग अलग स्थिति में दाएं या बाएं क्या होगी, विस्थापन होगी। इस घटना को हम कहेंगे लंबन। दूसरी स्थिति में यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसी स्थिति यदि निर्मित होती है, ये वस्तु हो गई, उसका प्रतिबिंब इसके जस्ट ऊपर बन रही है। यदि हम आंख से यहाँ से देखें, आंख को दायां या बायां की स्थिति में विस्थापित करते हैं तो प्रतिबिंब और वस्तुपिंड दोनों एक साथ दाएं या बाएं विस्थापित होगी। तो यहाँ पर लंबन नहीं है, इस स्थिति में लंबन है। क्लियर हो गया? तो ये हो गई लंबन। आगे हम चलते हैं यहाँ पे संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस उस गुण को कहते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे बिंदुओं का युग्म जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होती है, और यदि हम दूसरे बिंदु पर हम वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो युग्म बनता है उस युग्म को हम कहते हैं संयुग्मी फोकस का गुण। जैसे ये एक दर्पण है, इस दर्पण पर दो बिंदु इस तरीके से लिया जाता है। यदि हम पहले बिंदु पर यदि किसी वस्तु को रखें, मान लीजिए ए बी एक वस्तु है जिसको हम पहले बिंदु पर रख रहे हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगी वो दूसरे बिंदु पर प्राप्त होगी। क्लियर हो गया? और उसी तरीके से यदि हम वस्तु ए बी को पहले बिंदु पर दूसरे बिंदु पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगी वो पहले बिंदु पर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर फोकस का एक युग्म बन रही है, इसको हम कहते हैं संयुग्मी फोकस का गुण। क्लियर हो गई? इस तरीके से हम संयुग्मी फोकस को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रयोग देखते हैं, उस प्रयोग का क्या सिद्धांत होगी इसके बारे में यहाँ पे देखा जाएगा। एक पिन विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। एक पिन विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यह हमारा एक प्रयोग है। इस प्रयोग का क्या सिद्धांत होगा? सिद्धांत तो इसमें हम देखते हैं कि जब कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है, क्योंकि इसके पहले हम देख चुके हैं कि यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होती है वो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होती है। ठीक है? तो यहाँ पर वही सिद्धांत है कि यदि हम किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब मिलेगी वो भी वक्रता केंद्र पर मिलेगी।
तो हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र की स्थिति ज्ञात करके, जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रही वक्रता केंद्र में, तो वक्रता केंद्र की स्थिति ज्ञात करके वक्रता त्रिज्या निकाल कर उसका यदि हम आधा करें तो वहां पर क्या निकल जाएगी, फोकस निकल जाएगी। चूंकि फार्मूले अपने पास निकालेंगे, क्लियर हो गया। यदि f इक्वल टू क्या होती है, r/2, f इक्वल टू क्या होती है, r/2, मतलब फोकस निकालना है तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, सिद्धांत समझ में आई। एक बार पुनः सुन लीजिए कि यदि किसी भी वस्तु को हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगी वो भी कहां पर बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। यदि हम ध्रुव से वक्रता केंद्र की स्थिति को ज्ञात करते हैं और ज्ञात करने के बाद हम वक्रता त्रिज्या निकालें और वक्रता त्रिज्या निकालने के बाद यदि हम उसको आधा कर दें तो वहां से क्या निकल जाएगी, फोकस निकल जाएगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है f इक्वल टू r/2, जहां पर r दर्पण की वक्रता त्रिज्या है और f क्या है, फोकस दूरी है। तो इस सूत्र की सहायता से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इसमें यदि हम इसका चित्र बनाएं, नामांकित चित्र, तो देखेंगे ये दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका ध्रुव P और ये फोकस हो गई, ये हो गई वक्रता केंद्र हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि वस्तु को ए बी एक वस्तु है जिसको दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी गई है। तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तित होकर उसके फोकस से होकर के गुजर जाती है। ये क्लियर हो गया। दूसरी प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है या फोकस से होते हुए जाती है तो ये फोकस से होते हुए जाएगी, दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर प्राप्त हो रही है, यहाँ पर। तो इसको यदि हम इस तरीके से मिलाएं तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई फोकस, ये ध्रुव हो गया और इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो इस तरीके से हम नामांकित चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। इसमें इसकी जो अवलोकन सारणी होगी, अवलोकन सारणी में क्या क्या अपने को ज्ञात करना है। अवलोकन सारणी, अवलोकन सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्रमांक, उसके बाद में लिखा जा सकता है कि दर्पण की स्थिति क्या है। दर्पण की स्थिति, दर्पण की स्थिति के बाद अगला होगा वस्तु पिन की स्थिति, वस्तु पिन की स्थिति। और तीसरा जो टॉपिक है ये है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एफ यानी कि फोकस। तो इस तरीके से सभी का मान किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में। तो ये बन गया हमारे पास अवलोकन सारणी। इस अवलोकन सारणी में हमारा जो प्रयोग है उसको करते हैं। तो मान लीजिए पहला नंबर दिया, दूसरा नंबर दिया, तीसरा नंबर दिया। पहले नंबर पे वस्तु को रखे, उसका दर्पण की स्थिति क्या है ये ज्ञात कर लिए, वस्तु पिन की स्थिति कहाँ पर है ये ज्ञात कर लिए, उसकी वक्रता त्रिज्या निकाली ये ज्ञात कर लिए और उससे
फोकस निकाले। फोकस के लिए सूत्र यहाँ पर बताया गया F = R/2। जब वक्रता त्रिज्या की स्थिति ज्ञात हो जाएगी तो उसको 2 से भाग देंगे तो F निकल जाएगा। इसी तरीके से इस प्रयोग को हम रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। दूसरा क्रमांक लेंगे, वहां पर भी दर्पण की स्थिति देखा जाएगा, वस्तुपिंड की स्थिति देखी जाएगी, वक्रता त्रिज्या वहां से निकालेंगे और फोकस निकालेंगे। ठीक है। तीसरे बिंदु में भी वही काम करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रयोग को 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा करके अपने को क्या निकालना है, मध्यमान फोकस निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर 4-5 बार रीडिंग से लेकर के या उसका अवलोकन करके मध्यमान फोकस निकालेंगे। मध्यमान फोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जितने रीडिंग से लिया, मान लीजिए 3 रीडिंग से लिया तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 3 से उसमें भाग दे देंगे। ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मध्यमान फोकस दूरी, मध्यमान फोकस दूरी F बराबर, ये जितना आएगा वो सब इसका मान रहेगी सेंटीमीटर में। ठीक है। तो इस तरीका से हम एक पिन विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए ये अवलोकन सारणी ले सकते हैं। क्लियर हो गई। इसमें इस प्रयोग को करने के लिए क्या क्या सावधानियां होती है, तो यहाँ पर इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे परिणाम। परिणाम, इसमें जब मध्यमान फोकस निकाला वही इस प्रयोग का क्या होगा, परिणाम निकलेगा। तो हम यहाँ पे परिणाम में लिखेंगे कि दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी लगभग जो भी है, चाहे 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो भी प्राप्त होती है यहाँ पर, इसको सरल करने के बाद में उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। इस तरीके से यहाँ पर परिणाम पे लिखना है। ठीक है। लास्ट में आ जाएगी इसका सावधानियां। इस प्रयोग को करने के लिए क्या क्या सावधानियां चाहिए। चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा प्रकाशिक बेंच है, इस प्रयोग को हम एक प्रकाशिक बेंच में करेंगे, तो हमारा प्रकाशिक बेंच समांतर होना चाहिए। जब समांतर होगी तभी वस्तु की स्थिति को और दर्पण की स्थिति को हम सही रूप में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सावधानी यही है कि प्रकाशिक बेंच या जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल बेंच, ये समांतर होना चाहिए, क्षैतिज होना चाहिए। क्लियर हो गया। दूसरा हम सावधानी ले सकते हैं कि दर्पण का जो मुख्य अक्ष होगी वह बेंच के, जो प्रकाश बेंच है उसके समांतर होना चाहिए। समांतर यदि नहीं होती है तो वहां पर हम उसकी वक्रता केंद्र की स्थिति सही प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो ये सावधानियां हो गया। अगला सावधानियां हम ले सकते हैं कि पिन की जो ऊंचाई होती है उसकी जो नोक होगी, है ना, वह दर्पण के ठीक केंद्र के सामने होना चाहिए, मतलब उसके सेंटर पे होना चाहिए। क्लियर हो गया। आगे हम और सावधानी ले सकते हैं, पिन हमेशा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इस प्रयोग को करते समय मुख्य जो बातें हैं उस बातों को ध्यान में रखकर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गई। तो ये था हमारा प्रयोग, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना एक पिन विधि के माध्यम से। आगे हम चलते हैं, इसमें दूसरा एक प्रयोग है जिसको हम कहते हैं यूवी विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी या अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। अगला प्रयोग है दो पिन विधि या इसको हम कहते हैं यूवी विधि। दूसरा प्रयोग लेंगे यहां पर दो पिन विधि, इसको हम कहते हैं यूवी से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना।
पहला वाला जो प्रयोग था वो एक पिन था, यहाँ पे ले रहे हैं 2 पिन विधि, इसको हम कह रहे हैं UV। U का मतलब होता है वस्तु की स्थिति और V का मतलब होता है प्रतिबिंब की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करके हम दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें इसका जो सिद्धांत है, पहला बिंदु ले सकते हैं सिद्धांत। तो इस प्रयोग का क्या सिद्धांत है? चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होती है तो उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी वो दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच में प्राप्त होती है। यह वस्तु से छोटी होगी और उल्टी होगी, ये इसका सिद्धांत है। यदि मान लीजिए वस्तु के लिए यदि वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो तो इसकी जो फोकस निकलेगी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये निकल जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं f इक्वल टू uv, f इक्वल टू uv अपान u प्लस v, f इक्वल टू uv अपान u प्लस v। इस सूत्र से दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है। इसमें इसका चित्र लेंगे। सूत्र निकला हुआ है यहाँ पर f इक्वल टू uv u प्लस v। चित्र में हम देख रहे हैं एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। सिद्धांत से हम जानते हैं कि वस्तु को कहाँ रखेंगे? दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये फोकस हो गई, ये वक्रता केंद्र हो गई। वस्तु की स्थिति केंद्र और अनंत के बीच में इधर जितने भी स्पेस दिखाई दे रही है वो उसको हम अनंत मानेंगे। तो वस्तु की स्थिति हम यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया A और ये B। शीर्ष से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए सीधे परावर्तित हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण शीर्ष से निकलेगी और वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा पे शीर्ष पर पहुंचती है। तो इस तरीके से पहले परावर्तित किरण दूसरे परावर्तित किरण को जिस बिंदु पर काटती है वहां वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होती है, जो कि वस्तु ए बी सीधी है तो यहाँ पर ए डैश बी डैश जो प्राप्त हो रही प्रतिबिंब वह उल्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, वस्तु की ओर है, इस कारण क्या होगा? वास्तविक होगी। तो अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होती है, ये भी हम जानते हैं। ठीक, तो इस चित्र से जो सिद्धांत बताया गया और यहाँ पे जो सूत्र निकाला गया F इक्वल टू uv अपान u प्लस v, ये भी यहाँ पर स्पष्ट होती है। इसके लिए भी अवलोकन सारणी बना सकते हैं। अवलोकन सारणी, इसमें क्या क्या है ये देखेंगे। अवलोकन सारणी में चूंकि 2 पिन ले रहे हैं, एक वस्तु पिन है और दूसरी क्या है? प्रतिबिंब पिन है। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे क्रमांक, यहाँ पर रखेंगे वस्तु पिन की स्थिति, वस्तु पिन
की स्थिति, इसको हम U से प्रदर्शित करेंगे और इसका जो मात्रक होगी वो सेंटीमीटर में रहेगा। दूसरा यहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब पिन की स्थिति, इसको V से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका भी मात्रक रहेगी वो भी सेंटीमीटर में रहेगी। जब वस्तु पिन की स्थिति और प्रतिबिंब पिन की स्थिति ज्ञात हो जाती है तो वहां से हम निकाल सकते हैं फोकस F इक्वल टू UV और बटे U प्लस V प्राप्त होती है। यहाँ पर भी इस प्रयोग को करने के लिए 3-4 रीडिंग लेना आवश्यक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले स्थिति में वस्तु पिन को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, दोनों की स्थितियां इस अवलोकन सारणी में नोट कर लें। ठीक है, प्रकाश बेंच में दिया रहता है, वहां पे सेंटीमीटर में उसका मान रहेगी, वस्तु पिन को कहां पे रखें, उसका प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त हो रही है। ठीक, वस्तु पिन की स्थिति को थोड़ा सा बदल देते हैं जिससे प्रतिबिंब का मान भी बदल जाएगी, तो दूसरे रीडिंग में चेंज करके उसको लिखेंगे। सेम प्रक्रिया तीसरे रीडिंग के लिए भी लेंगे। तो इस तरीका से अलग अलग स्थिति में हम क्या करते हैं, फोकस दूरी निकालते हैं। जब अलग अलग स्थिति में फोकस दूरी ज्ञात हो जाती है तो उसका मध्यमान फोकस निकालेंगे और मध्यमान फोकस निकालने के बाद में मध्यमान फोकस F ये कितना सेंटीमीटर ये प्राप्त हो जाएगी। उसको हम कहां पे लिखेंगे, परिणाम में लिखा जाएगा कि अवतल दर्पण की दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, ये वहां पर लिखा जाएगा। इस प्रयोग को करने के लिए भी जो सावधानियां पहले प्रयोग में कर रहे थे वही सावधानियां इस प्रयोग के लिए भी किया जाएगा। क्या है, सबसे पहले कि दिए गए प्रकाशिक बेंच क्षैतिज होना चाहिए या समांतर होना चाहिए। दूसरा क्या ले सकते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष प्रकाश बेंच के समांतर होना चाहिए। और तीसरा सावधानी क्या ले सकते हैं कि पिन की जो ऊंचाई है दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में होना चाहिए और पिन को हमेशा ऊर्ध्वाधर की स्थिति में रखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए इन सावधानियों का उपयोग करते हुए या इन बातों को ध्यान में रखते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी UV विधि से या 2 पिन विधि के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होती है ये परावर्तन की घटना को प्रदर्शित कर रही है। दिए गए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के माध्यम से, अवतल दर्पण के माध्यम से या जो प्रकाश की जो परावर्तन की गुण है उसके माध्यम से कैसे बनती है, उसका आकार क्या रहता है, उसकी स्थिति क्या रहती है, ये इन दोनों प्रयोग के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब यदि हम कुछ प्रश्न इसमें हल करना चाहें तो ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है, यदि कोई अवतल दर्पण एक ऐसे खोखले गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी ये ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न एक बार देख लीजिए। यदि कोई अवतल दर्पण यदि कोई अवतल दर्पण ऐसे खोखले गोले का भाग है, ऐसे खोखले
गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ये अपने को निकालना है। कोई अवतल दर्पण ऐसे खोखले गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। दर्पण की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। कौन सा सूत्र लगेगी इसमें? फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए त्रिज्या का आधा, चूंकि हम जानते हैं, जैसे इसको हम चित्र के माध्यम से समझें तो ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये प्रकाश मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसकी फोकस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र हो जाएगी। अब इसमें ये कहता है कि जो त्रिज्या होगी वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। खोखले गोले का जो भाग है ये, इसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितने सेंटीमीटर है? 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। क्लियर हो गई? तो जो r का मान है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखेंगे दिया गया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं कि जब वक्रता त्रिज्या पता होती है तो उसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं। चूंकि फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 या f इक्वल टू 40 बटे 2, तो f का मान कितना निकल जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम दिए गए प्रश्नों को समझते हुए उसको हम सरल कर सकते हैं। क्लियर हो गई? इसी प्रकार और आंकिक प्रश्न के माध्यम से और समझना चाहें तो हम देख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न और लेते हैं। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक बार प्रश्न रिपीट करते हैं। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर उतनी ही दूरी पर बनती है। उस दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें इसको ज्ञात करने के लिए प्रश्नों के यहाँ पे पुनः लिखते हैं। एक अवतल दर्पण के मुख्य एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30
की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन ज्ञात कर। ठीक है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसको डायग्राम से समझते हैं। ये ध्रुव है, यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। इसका जो प्रतिबिंब है वस्तु के ऊपर बनता है। वस्तु के ऊपर बनता है मतलब ये वक्रता केंद्र पर ही होगी। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी और उसका रेखीय आवर्धन ज्ञात करेंगे। तो यहां पर R का जो मान है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है, दिया है। R बराबर 30 सेंटीमीटर। जब इसका हम आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? फोकस निकल जाएगी। चूंकि F बराबर क्या होती है? R/2। तो F इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 30/2 बराबर कितना निकला यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। यदि हम इसका आवर्धन निकालें तो आवर्धन के लिए हम जानते हैं सूत्र, आवर्धन m बराबर -v/u होती है। यहाँ पर वस्तु की स्थिति कितनी है? 30 सेंटीमीटर में प्रतिबिंब है और वस्तु भी वहीं पर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर में। तो ये दोनों भाग चले जाएगी तो यहाँ पर कितना बचा? -1। तो -1 क्या निकल गया? रेखीय आवर्धन निकल गई और फोकस दूरी कितनी निकल गई? 15 सेंटीमीटर निकल गया। तो इस तरीक़ा से हमारा जो बिंदु था, मुख्य बिंदु था प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन में हम दिए गए दर्पण की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे गणितीय प्रक्रिया करने के बाद भी समझ में आती है कि उसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकाली जाएगी या उसकी आवर्धन कैसे निकाली जाएगी, उसकी फोकस दूरी कैसे ज्ञात किया जाएगा और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसे निकाली जाएगी। ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया गया। थैंक यू। अवतल दर्पण की फोकस, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के लिए एक संबंध स्थापित किया गया था। इसमें हम सूत्र लिखे थे 1/f = 1/v - 1/u। इस सूत्र में सुधार करते हुए इस सूत्र में हम क्या लिखेंगे? माइनस की जगह में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। 1/f = 1/v + 1/u। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ये सूत्र यहाँ पे गलत है, माइनस की जगह में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से अवतल दर्पण की फोकस दूरी वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति में क्या बताती है? संबंध बताती है। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यह सूत्र अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें ये करेक्शन करके इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।